बिजनेस में संपादकीय। टेक बेरोजगारी और अतीत से मिले सबक। एआई के तकनीक क्षेत्र में बेरोजगारी का एआई अवतार लटक रही है। अतीत में तकनीक बदलाव के दौर में क्या हुआ था और इसके क्या सबक लिए जा सकते हैं, इन पर चर्चा कर रहे हैं अजीत बालकृष्णन। तकनीकी बेरोजगारी तब आती है जब तकनीक विकास और कार्य पद्धति संबंधी विकास के कारण कुछ लोगों को अपने रोजगार गंवाने पड़ते हैं। ये बातें और घटनाएं आजकल सुर्खियों में बनी हुई हैं। लंदन में प्रकाशित होने वाली एक समाचार पत्र फाइनेंशियल टाइम की खबर का शीर्षक देखें, टेक कंपनी एक्स जॉब यानी प्रौद्योगिकी कंपनियों द्वारा नौकरियों में कटौती। वही भारतीय अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया का एक शीर्षक कहता है कि आईटी जॉब्स स्लो डाउन, सेक्टर सीज 10% डीप यानी सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में रोजगार में मंदी। इस क्षेत्र में 10% की गिरावट किसी विषय की लोकप्रियता को साबित करने के लिए आधुनिक दौर के सबूत भी हैं। मिसाल के तौर पर रेडिट पर इस विषय पर तमाम चर्चा हो रही है और विकिपीडिया ने इस विषय पर एक आलेख दिया है। इस आलेख में बीते दौर के दौरान तकनीक के कारण होने वाली बेरोजगारी की समीक्षा करते हुए कहा गया कि कई अध्ययन यह बता चुके हैं कि स्वचालन के कारण भविष्य में बहुत सारे रोजगार जाएंगे। हमारे डिजिटल भविष्य के बारे में अनुमान लगाने के लिए अतीत पर नज़र डालना जरूरी है। वर्ष 1811 से 1817 के बीच टेक्सटाइल क्षेत्र में श्रमिकों का एक समूह, जिसकी आजीविका को स्वचालित करघों के कारण खतरा उत्पन्न हो गया था, नेड लूड नामक एक रॉबिन हुड नुमा व्यक्ति के नेतृत्व में एकजुट हुआ और उसने मिलों और मशीनरी पर तब तक हमला किया जब तक कि तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने उसका दमन नहीं कर दिया। विद्वानों ने लुडाइट आंदोलन में एक पैटर्न का आरंभिक उदाहरण देखा। बड़े पैमाने पर स्वचालन की शुरुआत ने वेतन और रोजगार के अवसरों को प्रभावित किया। यह संभव है कि वैसा एक आंदोलन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक की क्रांति के विरुद्ध भी सामने आए। जॉन मेनार्ड किन्स ने 1930 में एक आलेख लिखा था, इकोनॉमिक पॉसिबिलिटीज फॉर आवर ग्रैंड चैलेंज। इनमें उन्होंने यह नया शब्द दिया, टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट, यानी तकनीकी बेरोजगारी। उन्होंने आगे यह सिद्धांत दिया, यह बेरोजगारी हमारे द्वारा श्रम की बचत के उपाय खोजने के कारण उत्पन्न होती है। लेकिन यह खोज उस गति से आगे निकल सकती है जिस गति से हम श्रम के लिए नए उपयोग ढूंढ सकते हैं। भारत अपने हालिया इतिहास में इस मुद्दे से लगातार संघर्ष करता रहा है। मोहनदास करमचंद गांधी, जो तत्कालीन बॉम्बे में एक संघर्षरत वकील थे, उन्होंने महात्मा की उपाधि तब मिली जब उन्होंने चंपारण के किसानों का नेतृत्व किया और शोषणकारी ब्रिटिश नील बागान मालिकों के खिलाफ आंदोलन किया। ये ब्रिटिश मालिक नील की फसल की बहुत कम कीमत देते थे। हालांकि इतिहास यह बताता है कि नील की कीमतों में गिरावट का कारण ब्रिटिश उत्पादकों का शोषण नहीं, बल्कि जर्मन कंपनियों जैसे बायर और बीएसएफ द्वारा कोलतार से कृत्रिम रूप से नील का उत्पादन करना था। एक अन्य हालिया केस स्टडी जिसे हम भारतीय सुविधा से भुला बैठे हैं, वह दिसंबर 1978 की एक घटना है जब देश भर में करीब 5 लाख बैंक कर्मचारी 2 दिवसीय हड़ताल पर चले गए थे। वे बैंकों के कंप्यूटरीकरण का विरोध कर रहे थे। यह वह समय था जब बैंक एक चेक क्लियर करने के लिए भी लंबा समय लेते थे। उदाहरण के लिए 1970 में जब मैं आईआईएम कलकत्ता का छात्र था, तब मेरे पिता भारतीय स्टेट बैंक की कन्नूर शाखा में मेरी फीस का जो चेक जमा करते थे उसे कोलकाता अब कलकत्ता तक पहुंचने में 2 सप्ताह का समय लगता था। इसके बावजूद बैंक कर्मी अगले कुछ साल तक कंप्यूटरीकरण का विरोध करते रहे। उस समय की सरकार अडिग रही और हम देख सकते हैं कि आगे क्या हुआ। बैंकिंग अब हमारे मोबाइल फ़ोन में सिमट गई।
तब के 10% के मुकाबले आज आबादी का 90% हिस्से बैंकिंग से जुड़ चुका है। वर्ष 1982 में मुंबई में 50 से अधिक मिलों के 2.50 लाख से अधिक श्रमिकों ने व्यापक हड़ताल कर दी। यह हड़ताल कम वेतन, खराब कामकाजी हालात और आधिकारिक श्रम संगठनों का उचित प्रतिनिधित्व नहीं होने के कारण हुई थी। इसके लिए कोई मिल मालिकों को दोषी मानता तो कोई यूनियन नेता दत्ता सामंत को, लेकिन किसी ने इसकी असली वजह को रेखांकित नहीं किया। वह वजह थी नायलॉन और पॉलिएस्टर जैसे सिंथेटिक कपड़ों का आगमन। इसके चलते सभी कॉटन टेक्सटाइल मिलें बंद हो गई और लगभग सभी मिल श्रमिकों को अपना रोजगार गंवाना पड़ा। मिल मालिकों ने अपनी मिलों की ज़मीन को अचल संपत्ति के कारोबार में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। आज हमारे सामने बड़ा सवाल है यह कि क्या देश और दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की नई तकनीकों के खिलाफ वैसे ही हिंसक विरोध प्रदर्शन की लहरें उठेगी जैसे अतीत में देखने को मिल चुकी हैं। यदि ऐसा हुआ तो इसका हल क्या होगा? हमें कुछ आरंभिक विरोध आंदोलन शुरू भी हो चुके हैं। लंदन में करीब 20 प्रदर्शनकारियों का एक समूह हाल ही में यूनाइटेड किंगडम के विज्ञान, नवाचार और प्रौद्योगिकी विभाग के बाहर एकत्रित हुआ। उसने नारा लगाया कि इस होड़ को रोका जाए क्योंकि यह सुरक्षित नहीं है। वे नीति निर्माताओं को ध्यान अपनी ओर आकर्षित कराना चाह रहे थे। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में प्रदर्शनकारियों ने ओपन एआई के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। उनकी चिंता थी क्या तकनीक मानव जाति के विनाश का कारण बन सकती है। प्रदर्शनकारियों का मानना है कि उनका उद्देश्य सरकारों के प्रेरित करना है और वे चैट जीपीटी जैसे अग्रणी एआई मॉडल विकसित करने वाली कंपनी को नियंत्रित करें। यहाँ तक कि वेब के मूल सर्जनकर्ता टिम बर्नर्ली ने हाल ही में मानवीय दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिए एक अभियान छेड़ा है जिसका उद्देश्य वेब को मानवता के एक साधन के रूप में पुनर्स्थापित करना। वे व्यक्तिगत सशक्तिकरण और पहुंच को प्राथमिकता देते हैं। उनका कहना है कि मुक्त वेब को गलत सूचनाओं, व्यक्तिगत डेटा नियंत्रण खत्म और बड़ी तकनीकी कंपनियों के बढ़ते प्रभुत्व से खतरा है। भारत सहित दुनिया भर में सरकारें इस बात को लेकर जूझ रही है कि किस प्रकार का नियमन आवश्यक है और उपयुक्त है। पहले की तकनीकी लहरों की हर तरह भी चुनौती है यह कि बहुत अधिक नियमन से एआई के लाभ उठाने में बाधा आएगी, जबकि बहुत कम नियमन मानवता के लिए भी क्रूर साबित होगा। उपभोग रुझान से मिले कैसे संकेत? रमा बीजा पूरक। हम उपभोग से क्या अभूतपूर्व उछाल के कगार में हैं? इस लेख का इस बात का आकलन करने के लिए है कि उपभोक्ताओं के नज़रिए से क्या हो सकता है। उपभोक्ता आधारित आकलन वास्तव में कंपनी के प्रदर्शन आधारित या सूचीबद्ध कंपनियों के प्रदर्शन आधारित आकलनों की तुलना में किस तरह घटनाओं को बेहतर ढंग से समझाते हैं। हम घरेलू उपभोग वृद्धि के 3 प्रमुख स्थितियों का जायजा लेते हैं। पहला, जब लोगों को अधिक पैसा मिलता है, चाहे उन्होंने वह कमाया हो, उधार लिया हो या कल्याणकारी योजनाओं में से पैसा मिले। दूसरा, जब लोग जो चीज़ें खरीदना चाहते हैं वे सस्ती हो जाती हैं या जब ऋण की लागत कम हो जाती है। और तीसरा, जब लोगों को लगता है कि आर्थिक माहौल बेहतर हो रहा है और भविष्य में ऐसा कुछ भी नहीं होगा जिसके कारण उन्हें आज खर्च करने में असुरक्षा महसूस हो। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी दरों में कटौती ने मर्सिडीज कारों से लेकर सरसों तेल और होटल के कमरों से लेकर स्वास्थ्य बीमा तक सभी क्षेत्रों में कीमतें कम कर दी हैं। विशिष्ट वर्ग को लाभ पहुंचाने वाले कल्याणकारी हस्तांतरण, आयकर कटौती या किसी विशेष श्रेणी के उत्पाद शुल्क कटौती के विपरीत यह उपाय सभी को लाभ पहुंचाता है। यह अधिक आमदनी को प्रोत्साहित करता है और खर्चीली प्रीमियम वस्तुओं और सेवाओं की खरीदारी को प्रोत्साहित करता है जो निजी उपभोग खर्च में एक बड़े हिस्से का उपयोग करते हैं और जिसके पास खर्च करने के लिए अतिरिक्त रकम होती है ताकि वे सभी भी अधिक खर्च करें। यह मामूली आय वाले कम खर्च करने वाले उपभोक्ताओं को भी खर्च करने में सक्षम बनाता है जो
आपकी समर्थ से अधिक खर्च की इच्छा रखते हैं, वो त्योहारों के सीजन में जीएसटी दर में कटौती, कम महंगाई और संभावित रूप से कम उधार लेने के लागत पर माहौल खपत के लिए एक मजबूत अनुकूल स्थिति बनाती है। कंपनियों के ऐतिहासिक रूप से अपने मार्केटिंग से जुड़े प्रयासों में तेजी और मंदी के रुझान दर्शाते हैं। इसके सिवाय कुछ अनुभवी उपभोक्ताओं कंपनी को स्थिरता की राह अपनाती हैं। जब वे समर्थन वाले माहौल दिखाते हैं तब मार्केटिंग पर खर्च करती है, सामग्री लागत में वृद्धि खुद संभालती है और राज्य में वृद्धि के रिटर्न मिले तो माहौल कठिन हो जाता है। उन्हें शेयर बाजार को खुश करने की आवश्यकता होती है तो इसके उल्टा करती हैं, राजस्व वृद्धि के बजाय लाभ वृद्धि को चुनती हैं। इस सीजन में कॉरपोरेट जगत में तेजी का माहौल है और कंपनी अब खुदरा विक्रेता द्वारा त्योहार का जोर दिए जाने से खपत के लिए अनुकूल स्थिति बनती है। आमदनी पर बात किए जाने से पहले उस उपभोक्ता आत्मविश्वास की बात करते हैं जो देश में खपत की कहानी में हमेशा गायब रहा। प्रधानमंत्री द्वारा इसे जीएसटी बचत उत्सव के रूप में प्रचारित करना, इसे त्योहारों में आयोजनों के प्रतीकात्मक रूप से जोड़ना उपभोक्ता भारत के लिए मजबूत संकेत देता है। वास्तव में उपभोग को लेकर संकोच बरतने का कोई कारण नहीं है और ऐसे में इस पल को भुनाना सुरक्षित है। भारतीय रिजर्व बैंक ने शहरी उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण के अनुसार देश के शहरी क्षेत्रों में उपभोक्ता विश्वास कम रहा है। भारत में भविष्य को लेकर आत्मविश्वास का पैमाना संवेदनशील नहीं है क्योंकि हर अध्याय से पता चलता है कि भारतीय हमेशा भविष्य के बारे में बहुत आशावादी रहते हैं, भले ही वर्तमान में कितनी भी तनावग्रस्त क्यों न हो। इसके बजाय इसका जायजा लेना अधिक मायने रखता है कि वे आज की स्थिति को एक साल पहले की तुलना कैसे समझते हैं। हम आर्थिक स्थिति पर शहरी उपभोक्ताओं की धारणा अब भी नकारात्मक क्षेत्र है। हालांकि जनवरी 2025 में धीरे धीरे नकारात्मकता में कमी आई है और आय की धारणा 2025 में सकारात्मक क्षेत्र में प्रवेश कर गई और गैर आवश्यक वस्तुओं खर्च कभी कभी नकारात्मकता से उभरा है। यदि सूचना प्रौद्योगिकी आईटी क्षेत्र छटनी को रोक देता है तब उच्च मध्यम आय वर्ग का उपभोग कीमतों में कटौती और आपूर्तिकर्ता के जोर पर अच्छी प्रतिक्रिया देगा। ग्रामीण उपभोग के लिए जुलाई 2025 में आरबीआई ग्रामीण उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण में उसी अवधि के नाबार्ड ग्रामीण आर्थिक स्थिति और भावना सर्वेक्षण RECS की तुलना में बहुत कम सकारात्मक खबर दिखाई देती है। रिजर्व बैंक का RCCS अर्थव्यवस्था और बाजार की केवल थोड़ी सकारात्मक धारणा दिखाती है, लेकिन आय की धारणा हल्की नकारात्मक है। हालांकि जनवरी 2025 के सभी संकेतक सुधर रहे हैं। हम जानते हैं कि जब प्रकृति अच्छा मानसून और फसलें और सरकार समर्थन मूल्य, सब्सिडी और हस्तांतरण, बुनियादी ढांचे में और ऋण प्रवाह में सुधार से सकारात्मक कार्य एक स्तर पर होता है, तब ग्रामीण क्षेत्र में खपत के माहौल में बेहतरीन प्रदर्शन होता है। नाबार्ड RECS उस और इशारा करता है जिसके पिछले एक साल में आय में सुधार के कारण मजबूत सकारात्मक धारणाएं और यह सड़क के बुनियादी ढांचे को लेकर और भी अधिक है। करीब 89% परिवारों ने सरकारी हस्तांतरण या सब्सिडी हासिल करने की सूचना दी, जिसमें से 30% ने कहा कि उनकी आय में 10% से अधिक था। हम जानते हैं कि समर्थन मूल्य बढ़ाए गए हैं। हमें जीएसटी से जुड़े कीमतों में कटौती को जोड़ दे तभी आय वर्ग को मजबूत ग्रामीण उपभोग वृद्धि पर दांव लगाना सुरक्षित लगता है, क्योंकि भारत के आधे उच्च आय वाले उपभोग ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े हैं। जिसे फायदा होगा, इस तरह के सवालों का जवाब उस फैसले पर निर्भर करेगा जो उपभोक्ताओं के अलग अलग वर्ग अपने विशेष स्तर के आधार पर लेंगे। सभी आकार और श्रेणी के टिकाऊ उपभोक्ता को सर्वव्यापी तरीके से तरजीह दी जाएगी, क्योंकि इनमें से अधिकांश को उपभोक्ता और जीवन में सक्षमता के लिए बेहतर माना जाता है। इस मामले में उच्च मध्यम से उच्च आय वाले खरीदार सबसे अहम होंगे, जो अपने पुराने सामान को बदल रहे हैं और
अपग्रेड कर रहे हैं। टिकाऊ वस्तुओं के संबंध में सीमित आमदनी वाले उपभोक्ताओं का हमेशा से यह मूल मंत्र रहा है कि कम में समझौता करने के बजाय ज़्यादा के लिए थोड़ा और प्रयास करें। कीमतों में कटौती इस सोच को और भी बढ़ावा देता है और बाजार में बहुत सारी छिपी हुई लेकिन पूर्व योजना वाली रुकी हुई मांग और अब तेज़ी से सामने आएगी। लोगों की चलो इसी से काम चले वाली सोच अब चले इसे खरीद ही लेते हैं, यह एक अच्छा मौका है। मैं बदल जाएगी। हालांकि इससे कुछ बिक्री मासिक किस्त पर आधारित है और इसे सामान्य स्थिति नहीं माना जाना चाहिए। कीमतों में कमी का सकारात्मक असर अगले साल भर में धीरे धीरे दिखेगा, जब शहरी उपभोक्ताओं के जीवन की हकीकत और धारणाओं में सुधार होगा। यात्रा और मनोरंजन से जुड़े अनुभव सभी के लिए नई आकांक्षा वाली श्रेणी बन जाएंगे और उच्च आमदनी वाले लोग बेहतर सेवाएं देंगे। बाजार में पहले की तरह कड़ी प्रतिस्पर्धा रहेगी जैसी स्थिति अब तक रही थी। कम आय वाले लोग अपनी बचत को महंगी चीज़ें खरीदने के बजाय ईंधन पर या मासिक किस्त चुकाने में लगा सकते हैं। प्रतिस्पर्धा में सुधार। केंद्र सरकार के नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी वी.आर. सुब्रमण्यम की सलाह पर ध्यान देनी चाहिए। सोमवार को सुब्रमण्यम ने नई दिलचस्प और महत्वपूर्ण बातें कही जो बताती हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को लेकर भारत के नीतिगत सुधार में क्या कमियां हैं, इस मायने में क्या करने की आवश्यकता है। कुछ अन्य बातों के अलावा उन्होंने कहा कि भारत को चीन सहित एशिया पर करीबी नज़र रखनी होगी और पड़ोसियों के साथ मजबूत कारोबारी रिश्ते कायम करने होंगे। साफ कहें तो व्यापक तौर पर पड़ोसी देशों के साथ भारत की व्यापार व्यवस्थाएं भू राजनीतिक हालात पर निर्भर करती हैं, जो अक्सर प्रतिकूल ही रहते हैं। बहरहाल भारत शेष एशिया के साथ जुड़ाव स्थापित कर सकता है, जो आने वाले वर्षों में वैश्विक वृद्धि पर अधिक महत्वपूर्ण वाहक सिद्ध होगी। लेकिन चीन की मौजूदगी और दक्षिण पूर्व एशिया देशों के संग आसियान के साथ हुए अपने व्यापार समझौते के परिणामों के कारण भारत अब तक अनिच्छुक बना हुआ है। बहरहाल, जैसे कि सुब्रमण्यम ने उचित ही कहा कि चीन की अनदेखी करना संभव नहीं। आखिर वह दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है। कुछ देश चीन के साथ व्यापार अधिशेष की अवस्था में है। भारत द्वारा अपनी अर्थव्यवस्था में खुलापन नहीं होने के बुनियादी वजह प्रतिस्पर्धी क्षमता की कमी है, यानी कमी हमारी व्यापार नीति का ही परिणाम है। घरेलू कारोबारों के संरक्षण के उच्च शुल्क दर लगाने से कच्चे माल पर कर लगता है, जो सीधे तौर पर भारतीय निर्यातकों को प्रतिस्पर्धी क्षमता को प्रभावित करता है। भारत को इस मसले को तत्काल संबोधित करने की जरूरत है। नीति आयोग की ताज़ा तिमाही व्यापार निगरानी रिपोर्ट, जो चमड़ा और जूते चप्पल के निर्यात पर केंद्रित है, उसे कहा गया कि भारत जूते चप्पलों के निर्माण में लगने वाले कच्चे माल के करीब 10% शुल्क लगाता है, जबकि इससे प्रतिस्पर्धी मतलब वियतनाम आदि करीब 0 कर लगाता है। भारत को अपना रुख बदलने की आवश्यकता है। मसलन खबरों के मुताबिक एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा कि हाल ही में सुझाव दिया कि भारत को उन देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर ध्यान केंद्रित करनी चाहिए जो अभी प्रतिस्पर्धी नहीं हैं। यह व्यापार का सही तरीका नहीं। अगर भारत किसी गैर प्रतिस्पर्धी देश के साथ व्यापार करता भी है तो वह देश ऐसे स्रोत से वस्तु खरीद सकता है जो भारत को मुकाबले अधिक प्रतिस्पर्धी हो। भारत में ब्रिटेन के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करके अच्छा किया और यूरोपीय संघ के साथ ऐसे समझौते को लेकर चर्चा कर रहा है। भारत जितनी जल्दी यह समझौता करेगा उतनी ही अच्छा होगा। अमेरिका के साथ भारत एक साझा लाभकारी व्यापार समझौते के लिए प्रयासरत है। बहरहाल अमेरिकी प्रशासन की अनिश्चित प्रकृति को देखते हुए भारत को जल्द से जल्द अन्य व्यापारिक साझेदार देशों के साथ कहीं अधिक गहन समझौते के प्रयास करने चाहिए। भारत विशाल क्षेत्रीय समझौते का हिस्सा भी नहीं है, यानी वजह है कि उसे वैश्विक मूल्य श्रृंखला के साथ एकीकृत होने
के भी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। भारत के व्यापक क्षेत्रीय आर्थिक साझेदार समझौते आरसेप में शामिल होने को लेकर कुछ सूखे सुबह जाहिर किए जो मुख्य रूप से चीन की मौजूदगी से संबंधित हैं। अब उसे अपने रुख की समीक्षा करनी चाहिए। भारत को प्रशांत पार व्यापार एवं प्रगतिशील साझेदारी समझौते में शामिल होने पर भी विचार करनी चाहिए। भारत के लिए अपने निर्यात का विस्तार करना भी महत्वपूर्ण है। बाहरी मांग टिकाऊ उच्च वृद्धि का अहम स्रोत हो सकता है। हाल के दशकों में कई आसियान देश इसका उदाहरण रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति में प्रकाशित ताज़ा शोध दिखाता है कि कंपनी के स्तर पर और समग्र स्तर पर भी निर्यात वृद्धि का सांख्यिकीय दृष्टि से तयशुदा निवेश वृद्धि पर महत्वपूर्ण असर पड़ता है। माना जाता है कि निजी निवेशक में सुधार मध्यम अवधि में उच्च आर्थिक वृद्धि बनाए रखने के नज़रिए से अहम है। अतः व्यापार की संभावनाओं में सुधार विभिन्न माध्यमों से वृद्धि को बढ़ावा दे सकता है और उसे टिकाऊ बना सकता है। ट्रंप विश्वविद्यालयों पर असर, कड़ा प्रहार। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन का हालिया मेमो अमेरिका उच्च शिक्षा को झटका देता है, जिसमें 9 लाख विश्वविद्यालयों पर सख्त शर्त थोपी गई। मेमो के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय स्नातक छात्रों की संख्या कैंपस में 15% तक सीमित होगी, जिसमें एक देश से अधिकतम 5% छात्र हो सकते हैं। भारत के लिए यह नीति विनाशकारी है, क्योंकि अमेरिका में पढ़ने वाले 3.3 लाख भारतीय छात्रों के अधिकांश स्नातक पर हैं। विशेष रूप से तमिल और अन्य क्षेत्र के छात्र जो किफ़ायती कैंपस चुनते हैं सबसे अधिक प्रभावित होंगे। अंतर्राष्ट्रीय छात्रों ने 2024 में अमेरिकी अर्थव्यवस्था में $46 अरब का योगदान दिया। यह प्रतिबंध सरकार को कमज़ोर करेगा और स्टेम एजुकेशन में प्रतिभा की कमी का सामना करना पड़ेगा। ट्रंप का अमेरिकी फर्स्ट नारा वैश्विक सहयोग को नष्ट करता और विश्वविद्यालय की विविधता को खत्म करता है। भारतीय छात्र न केवल शुल्क देते हैं बल्कि नवाचार लाते हैं। सिलिकॉन वैली में बड़ी संख्या में स्टार्टअप भारतीय मूल के लोगों के हैं। भारत को अब आत्मनिर्भर पर ध्यान देना हो चाहिए। ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसे विकल्पों को बढ़ावा देना और IIT, IIM जैसे संस्थानों को वैश्विक स्तर पर बनाना जरूरी है। सरकार को छात्रवृत्ति योजना मजबूत करनी चाहिए ताकि ब्रेन ड्रेन को ब्रेन गेम में बदला जाना चाहिए। स्थानीय प्रशासन शहरों को बचाएं। लेख भारत के शहरों को बचा सकता है। वित्त आयोग शहरों में मुख्य जलवायु परिवर्तन के खतरों को आगाह किया गया है। आमतौर पर शहरों की समस्या को समझे बिना वित्तीय और राजस्व प्रबंधन पर जोर दिया जाता है। शहरी निकायों और ग्रामों के पंचायत व्यवस्था निरुत्तरदायी है और निकायों के चुनावों के साथ अब समस्याओं का स्थायी समाधान के दरकिनार पर जनप्रतिनिधियों का एक और सदन स्थापित हो जाता है और शहरों के हालात बदतर होती जाती हैं। जवाबदेही किसी की नहीं रहती। यह भी स्वीकार करने योग्य है कि नए इंफ्रास्ट्रक्चर का भी देखभाल और रखरखाव आवश्यक है, अन्यथा वही इंफ्रास्ट्रक्चर शहरों के लिए समस्या बनना शुरू हो जाता है। दिल्ली से लेकर चेन्नई तक और कोलकाता से लेकर अहमदाबाद तक के 2 घंटे की बारिश में महानगर जलमग्न होने लगते हैं और जान माल का नुकसान होता है। शहरों में अतिक्रमण सबसे गंभीर समस्या है। सड़कों के नाले, नहरों और सड़कों पर कब्जे, नदी के तटों पर दूर दूर तक कब्जे, शहरी वनों पर कब्जे, शहरों के पार्कों पर कब्जे और उनकी कूड़े घरों में तब्दील, सार्वजनिक शौचालय की बदहाली के लिए जब तक स्थानीय प्रशासन की जवाबदेही तय नहीं होगा, भ्रष्टाचार कुप्रबंधन चलता रहेगा। शहरी प्रबंधन के लिए वित्तीय संसाधनों से अधिक एक जवाबदेह स्थानीय प्रशासन और अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर ब्रिगेड की आवश्यकता होती है।